जय श्री महाकाल दोस्तों। क्लास 9th में अपन ने 2023 का वार्षिक परीक्षा का पेपर देखा। इसमें 15वें प्रश्न में अपन ने 2023, 24 और 25 वार्षिक परीक्षा के जो पेपर है वो 2026 की वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। दोस्तों आगे अगर अभी तक आपने नहीं देखे तो इनको जरूर देख कर जाए। आप जब सोमवार को मध्य प्रदेश बोर्ड का जो पेपर है, मध्य प्रदेश बोर्ड में क्लास 9th का जो है पेपर है, उसको देने जाने से पहले इसको जरूर देख कर जाए। 2023, 24 और 25, 24, 25 का, 23 का, इनमें से ही आपके पूरा जो पेपर जो है बनने वाला है। अगर आपका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है तो आप एक बार ये जरूर सोचिए कि मैं पढ़ किस लिए रहा हूँ, किसके लिए पढ़ रहा हूँ, और मेरे अगर मैं अच्छा पढ़ूंगा तो मेरे को क्या कुछ नहीं मिलेगा। तो अगर आप ये बातें अगर जानते हो, मतलब आप जागरूक हो, तो आपसे ऑटोमेटिक पढ़ाई हो जाएगी और आपको बिल्कुल भी तनाव लेने की जरूरत नहीं है। आप पर्याप्त नींद वाले, अच्छा भोजन करें और बहुत अच्छे से याद करें। बिल्कुल जल्दबाजी, हड़बड़ाहट, घबराहट ना रखें। तो देखो अपन ने जो है 15वें प्रश्न तक देख लिया था, उससे अपन आगे देखते हैं। 15वें प्रश्न के आगे अपन देखते देखें यहाँ पर 15वें प्रश्न के बाद में अपन जो है यहाँ पर 16वें प्रश्न में आ जाते हैं। देखो 16वां प्रश्न ये है आपके। 16वां प्रश्न है कि एक चतुर्भुज के कोण दे रखे इसने, देखो 3:5:9:13 के अनुपात में है। चतुर्भुज के कोण ज्ञात कीजिए। देखो कोणों का अनुपात ही दिया है और कोण ही पूछा है। चतुर्भुज के कोणों का अनुपात दिया है और कोण ही पूछा है। उसके अथवा में आया था समांतर चतुर्भुज के गुण लिखिए। दो गुण पूछे इसने, तो चलो गुण अपन बाद में देखेंगे। पहले अपन जो है एक चतुर्भुज के कोण दे दिए हैं, समांतर चतुर्भुज नहीं, चतुर्भुज के कोण इसने जो है दिए हैं, कोण दिए हैं। और कोण देने पर ही उसने क्या कहा है, कोण देने पर ही उसने क्या कहा है कि कोण ज्ञात कीजिए। लेकिन उसने कोणों में अनुपात दिया है, अपने को कोणों में अनुपात दिया है और कोण पूछे हैं। तो कोण क्या होता है, सरल अनुपात होता है। तो अपन उसके साथ में x लगाकर सारे ही कोण मान लेंगे। तो देखो कोणों में अनुपात क्या दिया था। हल देखो इसका, बहुत ही प्यारा हल है और वो सिंपल हल है। क्या देखो कोणों में अनुपात इसने दिया है और कोण ही इसने पूछे हैं अपने को। तो देखो कोण पहला 3 अनुपात है, दूसरा 5 अनुपात है, तीसरा 9 अनुपात है, तीसरा जो है 13 अनुपात है। तो इनके साथ एक्स मानकर अपन कोण ही मान लेते हैं, कोण ही मान लेते हैं। तो माना कि चतुर्भुज के कोण, अपन ने मान लिया, माना कि चतुर्भुज के कोण क्रमशः क्रमशः 3x, 5x, 9x तथा 13x है। अपन ने कोण मान लिया सारे, अपन ने जो है सभी कोण मान लिए, पूछे भी कोण है और अपन ने कोण मान लिए। जैसे ही अपने पास में x का मान आएगा, अपन x की जगह x का मान रखेंगे और यहाँ पर इन संख्याओं का गुणा करेंगे, अपने पास कोण आ जाएगा। लेकिन देखो चतुर्भुज कोई सा भी हो, उसके चारों कोणों का योग 360 होता है। जैसे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, वैसे चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है। चूंकि अपन लिख देते हैं, क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। चतुर्भुज के कोई सा भी चतुर्भुज हो, उसके चारों कोणों का योग 360 होता है। तो चारों कोण अपन ने मान रखे हैं 3x, 5x, 9x और 13x मान रखे हैं। तो इन सबको जोड़ेंगे तो इनका जोड़ तो निश्चित रूप से ही 360 के क्या हो जाएगा, आपके बराबर हो जाएगा।
क्योंकि कोई सा भी चतुर्भुज हो उसके अगर चारों कोणों का योग करेंगे जोड़ेंगे तो उनका जोड़ तो अपने पास में 360 ही आएगा। तो 360 के बराबर कर दिया। चलो अब अपन इनको क्या कर लेते हैं, जोड़ देते हैं। देखो 5 3 8 8 16 17 हो गया, 17 और 3 20, 20 और 10 30 हो गए। ये तो ये अपन ने सब जोड़े, देखो 3 और 9 12 और 5 17, 18 19 20, 20 की क्या हो गया आपके, देखो शून्य हो गई, हासिल 2 हो गया, 2 हासिल के थे और एक ये 3, 3 हो गया आपके, देखो 30 हो गया, ये 2 और 1 3 हो गया, 30x बराबर कितना आ रहा है, देखो आपके 360। ठीक है, अपन ने जोड़ा इनको, देखो 9 3 12, 12 दूना 24 25 और 5 30, 30x हो गया ये। अब देखो यहाँ पर ये 30 गुणा में इधर आएगा तो इसके बटे में चला जाएगा, 360 के बटे में आ जाएगा, कौन आएगा, 30 आ गया। और देखो पीछे की जीरो काटने में अपन माहिर है, काटा, जीरो से जीरो को काटा, 3 से काटा, देखो 3 एकम 3, 3 दूना 6, तो अपने को x का जो मान प्राप्त हुआ वो 12 आ गया। जब x का मान, अपने को x का मान ही निकालना था, तो जब x का मान आ गया तो अपन इन सब के मान रखेंगे, x की जगह x का मान रखेंगे और गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, कोण। तो अतः चतुर्भुज के कोण, अतः चतुर्भुज के कोण, देखो पहला कोण क्या था आपके, देखो पहला कोण अपन ने 3x माना है, दूसरा कोण 5x माना था, तीसरा कोण 9x था और चौथा कोण 13x था। तो इनमें अपने को क्या करना है, बस x का मान रखना है। ये 3 तो ऐसे लिखा, x का मान 12 प्राप्त हुआ, 12 लिख दिया। यहाँ भी ये 5 ऐसे लिखा, x का मान x की जगह रख दिया 12। यहाँ भी ये 9 तो ऐसे लिख दिया, x का मान यहाँ भी 12 लिख दिया। यहाँ भी ये 13 तो ऐसे लिखा, x का मान 12 लिख दिया। और क्या कर रहे हैं, बस गुणा कर रहे हैं इनका। तो देखो 12 दूना 24, 12 36 हो गया। ये तो क्या हो गया आपके 36 डिग्री पहला कोण आ गया। और 12 5 60 हो गया, ये आपके क्या हो गया, दूसरा कोण प्राप्त हो गया। तीसरा कोण 12 8 96, 12 नाम 108 हो जाएंगे, 108 डिग्री हो गया। यहाँ गुणा कर देंगे, देखो 13 दूना 26 के 86, 2 13 13 14 15, यानी कि 156 डिग्री हो गया होंगे। ये आपके चतुर्भुज के चारों कोण आ गए। आप चाहो तो देखो जोड़ भी सकते हो, चारों कोणों का योग कितना होना चाहिए, 360। देखो 8 से 14, 14 और 6 आपके 20 हो गया, 20 का क्या हो गया, शून्य हो गई। देखो 5 और 2 हासिल कितने, 7, 7 और 6, 6 12 13, 14 15 16, 16 की 6 हो गया हासिल, 1 हो गया, 1 और 1 2 और 1 हासिल का 3, 360 हो गया। तो ये चतुर्भुज के चारों कोण आ गया था। चतुर्भुज के कोण क्या हो जाएंगे, 36 डिग्री, 60 डिग्री, 108 डिग्री और 56 डिग्री होंगे। बहुत ही प्यारा और सिंपल सा प्रश्न था। चलो अब ये तो आपके क्या था, मुख्य प्रश्न। इसके अथवा में देख लो, अथवा में और भी सरल है। ठीक है, अथवा वाला अगर अपन प्रश्न देखते हैं तो ये आपके और भी सरल आ जाता है। चतुर्भुज के क्या कह रहा है, वो गुण लिखिए। चलो चतुर्भुज के अपने को क्या करना है, गुण लिखना है। तो गुण लिख देते हैं, समांतर चतुर्भुज के गुण। तो देखो हल देखो आपके, समांतर चतुर्भुज के गुण, समांतर चतुर्भुज के गुण। गुण क्या क्या होते हैं इसके, अपने को क्या करना है, गुण लिखना है। तो देखो समांतर चतुर्भुज जो होता है उसकी सम्मुख भुजाएं क्या होती है, समांतर भी होती है और क्या होती है, समान भी होती है। ठीक है, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती है, समान भी होती है और समांतर होती है। सबसे मुख्य गुण तो यही है इसका। समांतर चतुर्भुज के, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं यानी कि आमने सामने की भुजाएं समान यानी कि बराबर और समांतर होती है। ठीक है, मुख्य गुण तो यही हो गया समांतर चतुर्भुज के गुण। नंबर 1 क्या हो जाएगा, इसके, इसके समांतर चतुर्भुज के, इसके या इसकी कर लेते हैं, इसकी सम्मुख भुजाएं, सम्मुख भुजाएं बराबर, बराबर तथा समांतर होती है, समांतर होती है। इसका सबसे मुख्य गुण है ये। ठीक है, ये क्या है, इसका मुख्य गुण है, मुख्य गुण है, ये इसका मुख्य गुण है। नंबर 2 आ जाता है
समांतर चतुर्भुज के ये जो विकर्ण होते हैं ये एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, नंबर 2 आ जाएगा आपके इसके या समांतर चतुर्भुज के, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, विकर्ण परस्पर यानी कि एक दूसरे को परस्पर समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। इसका भी अपने को अच्छे से ध्यान रखना है कि समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। अगला गुण आ जाएगा, देखो तीसरा गुण आ जाएगा, समांतर चतुर्भुज के ये जो आमने सामने के जो कोण होते हैं ये आपके क्या होते हैं, बराबर भी होते हैं। ये भी ध्यान रखना है अपने को, ये वाला कोण ये वाले कोण के बराबर होगा और ये वाला कोण ये वाले कोण के क्या होगा, बराबर। तो अपन लिख देते हैं समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। सम्मुख कोण जो होते हैं बराबर होते हैं, आमने सामने के जो कोण होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तीसरा भी देखो बहुत ही सरल सरल है, वैसे उसने 2 ही पूछे, आप 2 ही कोई से भी लिख सकते हो। ठीक है, तो अगला आ जाता है, देखो इसके एक ही ओर के जो अंतः कोण है ये क्या, इनका योग 180 डिग्री होता है या समपूरक होते हैं। समांतर चतुर्भुज के, समांतर चतुर्भुज के एक ही और के अंतः कोण, अंतः कोण का योग 180 डिग्री होता है। या क्या होते हैं, समपूरक होते हैं, समपूरक, समपूरक होते हैं। 180 डिग्री होता है, ये क्या होते हैं, समपूरक होते हैं। और एक और देखो, इसके अगर ये जो विकर्ण की अगर बात करते हैं, जैसे विकर्ण हो गया समांतर चतुर्भुज का अगर विकर्ण खींचा तो इसको क्या करता है, 2 सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। प्रत्येक विकर्ण, अगर ये विकर्ण भी खींचा है तो ये भी क्या करेगा, इसको 2 सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करेगा। तो अब आखिरी क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, समांतर चतुर्भुज का प्रत्येक विकर्ण, प्रत्येक विकर्ण, विकर्ण इससे 2 सर्वांग सम, सर्वांग सम त्रिभुजों में, त्रिभुजों में विभक्त करता है, विभक्त करता है, बांटता है, विभक्त करता है। तो ये गुण हो गए। वैसे तो अपने को उसने 2 ही पूछे थे, आप कोई से भी लिख सकते हो, 2 कोई से भी आप लिख सकते हो। इसमें समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं उसको क्या करते हैं, 2 सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करते हैं। ये इसके जो गुण हो गए, समांतर चतुर्भुज के मुख्य गुण हो गए। ये आपके जो 16वें के दोनों प्रश्न हो गए। इसके बाद में देखो 17वां प्रश्न आ जाता है आपके, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके। ये आ जाता है आपके, देखो अगला नेक्स्ट 17वां प्रश्न आ जाता है, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है अपने को। उसने पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है गोले का, क्या दिया है इसने, देखो 14 सेंटीमीटर त्रिज्या, त्रिज्या का मान दे दिया गोले की। तो देखो इसको अपन हल कर लेते हैं, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। त्रिज्या का मान दिया है, त्रिज्या को अपन r से लिखते हैं और त्रिज्या का मान दिया इसने 14 सेंटीमीटर और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगा देते हैं अपन, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है गोले का 4πr², 4πr वर्ग। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है आपके 4πr वर्ग।
तो ये अपन ने लिख दिया 4 पाई r वर्ग लिख दिया, और ऐसे ही लिख दिया। देखो पाई का मान 22/7 होता है, 22/7 लिख दिया। आर का मान देखो 14 है, तो ये 14 लिख दिया, लेकिन वर्ग था तो वर्ग कर दिया यहाँ पर। ये 4 ऐसे लिख दिया, 22/7 भी लिख दिया, 14 का वर्ग था तो इसको 14 गुणा 14 लिखा अपन ने। 7 से इसको काट दिया, देखो अपन ने इसको 7 से काटा, 7 एकम 7 और 7 दूनी 14। अब बस अपने को क्या करना है, इनका जो है गुणा करना है। चलो गुणा कर लेते हैं। देखो 22 चौक 88 तो ये हो जाएंगे, और यहाँ देखो 14 दूना 28 ये हो गए, गुणा कर लेते हैं। 8 8 64 के 4 हासिल 6 हो गया, 8 दून 16 4 20 2 22 हो गया, यानी कि क्या हो गया 224। 4 4 और 2 6, 4 और 2 तो क्या हो गया आपके 2464 घन सेंटीमीटर होगा। तो अतः गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2464 घन सेंटीमीटर होगा। 2464 घन सेंटीमीटर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न था। ऐसे प्यारे प्यारे प्रश्न आने वाले हैं आप ही की तरह नन्हे नन्हे और प्यारे प्यारे प्रश्न आने वाले हैं। देखो नेक्स्ट आ जाता है उस लंबवृत्तीय शंकु का आयतन इसके अथवा में कौन सा आया था। देखो अथवा वाले भी बहुत जो है गजब का जो है यहाँ पर जो है अपनी धात जमा रहे हैं। ये भाई ये प्रश्न भी अपने को कह रहे हैं, आगे से आगे आ रहा है। एक प्रश्न वो कह रहा है कि भाई आप हमें करो, हम सरल है। दूसरा प्रश्न अथवा वाला कह रहा है कि हम ज्यादा सरल है, हमें कर लो भाई। तो आपकी इच्छा हो उसको कर लो, ठीक है। चलो देखो नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है आपके यहाँ पर अथवा वाला प्रश्न देखते हैं। हल में अपन जो है अथवा वाला प्रश्न क्या कह रहा है, उस लंबवृत्तीय शंकु का आयतन पूछ रहा है अपने को। आयतन पूछा है मेरे लाडलो, आयतन पूछा है इसने, आयतन पूछा है। और देखो त्रिज्या भी दे दी उसने और ऊंचाई भी दे दी। लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई दोनों दे रखी है। यह आपके लंबवृत्तीय शंकु है। इसकी त्रिज्या भी दे दी और ऊंचाई भी दे दी। त्रिज्या का मान तो 6 सेंटीमीटर दे दिया इसने, और इसकी ये जो ऊंचाई है वो दे रखी है इसने 7 सेंटीमीटर। एक लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर दे दी और ऊंचाई इसने दे दी 7 सेंटीमीटर। और उसने क्या कहा, लंबवृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। भाई लंबवृत्तीय शंकु के आयतन के लिए त्रिज्या और ऊंचाई चाहिए। देखो ये उससे ज्यादा सरल ये हो गया आपके, तो अपन यहां लिख देते हैं। देखो लंबवृत्तीय शंकु का आयतन ये पूछ रहा है, लंबवृत्तीय शंकु का आयतन पूछ रहा है, वो अपने को आयतन का मान अपने को निकालना है। त्रिज्या दे दी उसने, देखो इसकी त्रिज्या को r से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये दे रखी इसने 6 सेंटीमीटर। और ऊंचाई दे दी गई है आपको, ऊंचाई h का मान दे दिया इसने 7 सेंटीमीटर। तो चलो लिख देते हैं लंबवृत्तीय शंकु का आयतन। देखो लंबवृत्तीय शंकु का जो आयतन होता है वो आपके बेलन के आयतन का 1/3 होता है। लंबवृत्तीय शंकु का जो आयतन होता है, बेलन का आयतन आपने देखा है पाई r वर्ग h होता है, लेकिन ये तो बेलन का है, इसका 1/3 अगर अपन कर देते हैं तो वो शंकु का आ जाता है। शंकु का आयतन ही आ गया। चलो अपने को बस इसमें तो हल करना है, अब काटा पीटी करना है, तलवार घुमाना है, काटा पीटी करेंगे आंसर आ जाएगा। पाई का मान 22/7, ठीक है। पाई से ये बाई हो जाएगा, अगर आप 22/7 लिखोगे तो बाई हो जाएगा पाई। आर का मान देखो इसने 6 दिया है, 6 का वर्ग कर देंगे, यहाँ पर वर्ग है। और एच का मान क्या है आपके 7। चलो 1/3 ऐसे लिखा। पाई तो बाई का मान है 22/7 है, 6 का वर्ग यानी 6 गुणा 6, और ये आपके 7। ओहो देखो कितना दयालु है कौन, आपके पेपर बनाने वाला। देखो 7 से 7 कट जाए इसलिए इतना सरल मान दिया। देखो इसने ये 7 से काटा, 7 एकम 7। 3 से भी देखो काटने के लिए कितना सरल दिया है, 3 दूना 6। बस अपन अपने को क्या करना है, गुणा करना है।
देखो 6 दूनी 12 तो ये हो गए। 12 में अपने को क्या करना है, 22 का क्या करना है, गुणा करना है। 22 का गुणा करना है। 22 दूना 12 दूना 24 के 4 हासिल, 2 12 दूना 24 और 2 26 हो गया। यानी कितना आ गया आपके 264 घन सेंटीमीटर। ये आपके लंबवृत्तीय शंकु का आयतन आ गया। तो अतः अतः लंब वृत्तीय शंकु का आयतन, लंब वृत्तीय शंकु का जो आयतन होगा आपके, शंकु का आयतन 264 घन सेंटीमीटर होगा। किसी का भी आयतन हो घन में आएगा, इसका आपको अच्छे से ध्यान रखना है। सर पता है मत बताओ, चलो नहीं बताता हूँ, आगे तो बढ़ लूं। यहाँ पर देखो ये आ गया आपके, बहुत ही सिंपल सा प्यारा सा प्रश्न था। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। मैं तो कहता हूँ उतारो, ताकि हाथों हाथ जो है आपके, ठीक है, प्रैक्टिस हो जाएगी। और अभी देखो एग्जाम का समय चल रहा है, उतारना भी नहीं, आपको समझना है। आप थोड़ा स्पीड बढ़ा के समझो। अगर कोई समझ में नहीं आता है तो स्पीड कम कर लो, फिर भी समझ में नहीं आता है तो पुनः उसको क्या कर लो, बैक कर लो और वापस डबल देखो उसको। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर 2.5-3 घंटे में अथवा वाले प्रश्न भी हो रहे हैं और समझाया भी जा रहा है। लगभग एक पेपर आपके 100 से 110 120 क्वेश्चन कवर करेगा। तो आपके 3 पेपर 23 24 25 के करोगे तो करीबन 300 350 400 प्रश्न हो जाएंगे। और इतने आप जो है इतने समय में, यानी कि 9-10 घंटे में नहीं पढ़ सकते इतने प्रश्न। तो आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाने वाली है। तो आप, मैं तो कहता हूँ देख लो आप। ठीक है, और अगर आपको मान लो यूट्यूब में इधर उधर ढूंढने में, मैंने अपलोड कर रखे तीनों पेपर यूट्यूब में, फास्ट लर्न जो है चैनल पर। नहीं तो आप ऐप इंस्टॉल कर लो फास्ट लर्न। ये उसके फ्री वाले भाग में भी अपन ने जो है इनको डाल रखा है। तो फ्री वाले भाग में आप देखोगे तो आपको डायरेक्ट एडवर्टाइज वगैरह डायरेक्ट आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर एडवर्टाइज वगैरह भी दे नहीं आएंगे, कम आएंगे। और दूसरी बात है कि डायरेक्ट आप क्लिक करोगे और जो वीडियो चाहोगे वो आपके सामने होगा। तो आप इसका भी ध्यान रखें ना। चलो देखो ये यहाँ पर, ठीक है, आप जो है प्ले स्टोर से जाकर जो है ऐप इंस्टॉल कर सकते हो, फास्ट लर्न। ठीक है, कैपिटल लेटर में लिखना है आपको। फास्ट लर्न जो है आप क्या करोगे, कैपिटल लेटर में लिखना है इस प्रकार से, फास्ट लर्न। ठीक है, चैनल, फास्ट लर्न चैनल। ठीक है, फास्ट लर्न लिखोगे जिसमें आपके चैनल आ जाएगा पूरा, उसको इंस्टॉल कर लेना। ठीक है, उससे फ्री मटेरियल में आप जो है देखोगे तो मिल जाएगा आपको। यहाँ पर देखो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, देखो, और बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है ये भी आपके। चलो देखते हैं। देखे यहाँ पर देखो क्या कह रहा है, वो प्रश्न क्या है आपके, प्रश्न है देखो आपके, कोई समांतर कोई चतुर्भुज, एक समांतर चतुर्भुज होता है, कोई चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होता है, एक समांतर चतुर्भुज होता है यदि उसकी सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर हो, एक युग्म बराबर हो और क्या हो, समांतर हो, सिद्ध करना है। ठीक है, एक युग्म बराबर भी है और समांतर भी है, अपने को सिद्ध करना है कि यह समांतर चतुर्भुज है। ये अपने को क्या करना है, सिद्ध करना है। एक युग्म समांतर भी है और बराबर भी है, अपने को सिद्ध करना है यह समांतर चतुर्भुज होगा। चलो तो अपने, चलो चतुर्भुज बना लेते हैं अपन ने। ये चतुर्भुज जी भाई साहब बना लिए, ये अपन ने यहाँ पर हल लिख दिया और चतुर्भुज भाई साहब को बना लेते हैं अपन। ठीक है, चतुर्भुज भाई साहब को जैसे अपन ने बनाया, चतुर्भुज दादा, ये अपन ने क्या किया, इसको बना लिया। ये अपन ने चतुर्भुज बना लिया, ए बी सी और ये डी बना लिया साहब। ए बी सी डी अपन ने क्या किया, एक समांतर चतुर्भुज बना लिया। अच्छा, आप कैसे भी बना लिख सकते हो, आप चाहो तो इधर से लिख दो ए बी सी डी। ठीक है, इधर से भी लिख सकते हो, इधर से, चलो इधर से लिख देते, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ए बी सी डी। ठीक है, दिया है अपने को, दिया है, दिया है, क्या दिया है, चतुर्भुज एबीसीडी में। एबीसीडी में क्या कह रहा है, एक कोई चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होता है, समांतर चतुर्भुज होता है, ये तो अपने को सिद्ध करना है यदि उसकी सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर और समांतर है। कोई सा भी एक युग्म बराबर भी लेना है और समांतर भी लेना है। तो चलो अपन ये ए बी जो है किसके बराबर, डीसी के, ए बी किसके, डीसी के बराबर है, और ए बी जो है डीसी के समांतर भी है, क्योंकि उसने यही कहा है कि एक युग्म बराबर भी है और समांतर हो। तो दिया क्या है, चतुर्भुज एबीसीडी में क्या है, ए बी
बराबर क्या है DC तथा AB समांतर क्या है DC है, ये DC है। अपने को सिद्ध क्या करना है, बहुत ही प्यारी लाडली सी बात सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। हे लाडली सुन लीजिए हमारी, चलो देखते देखे। तो अपने को सिद्ध क्या करना है, यह एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, ठीक है प्यारे दोस्तों। चलो आगे हल करते हैं इसको। तो देखो यहाँ पर सिद्ध ये करना है, अपन ने A से C को मिला दिया, यहाँ से क्या किया अपन ने A से इसको C को मिला दिया, इस A से किसको मिलाया अपन ने, देखो C से मिला दिया, A को C से मिला दिया, विकर्ण विकर्ण है मिला सकते हैं अपन, A से C को जैसे मैंने मिलाया। अब यहाँ मेरे को दो त्रिभुज मिले, एक त्रिभुज इधर है एक त्रिभुज इधर है, एक तो कौन सा है आपके ABC है, और एक कौन सा हो गया ADC हो गया, या ACD लिख दो, कैसे लिख दो। तो उत्पत्ति देखो, आप इसको सिद्ध करना है तो आप उत्पत्ति भी लिख सकते हो, डायरेक्ट हल भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो एक तो त्रिभुज कौन सा ले लिया अपन ने ABC, और एक त्रिभुज ले लिया अपन ने ADC। इन दोनों त्रिभुजों को देखो प्यारों, ठीक है, इन दोनों त्रिभुजों में अपन देखते हैं। तो देखो इन त्रिभुजों को अपन क्या करने, सर्वांगसम सिद्ध करने वाले, क्योंकि वैसे ही दो त्रिभुजों का अगर किसी चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज की अभी विशेषताएं देखी थी, उसमें अपन ने पढ़ा था, लास्ट वाला पढ़ा था अपन ने कि समांतर चतुर्भुज का विकर्ण उसके गुणों में देखा था, समांतर चतुर्भुज का विकर्ण उसको दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। तो अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तो ये क्या हो जाएगा आपके, वैसे भी क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। तो ये वैसे भी हो जाएगा। नहीं तो चलो अपन दूसरी बात से भी सिद्ध कर लेते हैं, ये दो भुजाएं, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख आमने सामने की भुजाएं बराबर भी होती है और समांतर भी होती है, तो ये दोनों समांतर है और बराबर तो है, ये तो दे दिया, यानी कि ये दोनों समांतर और बराबर सिद्ध करेंगे तो भी समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। और ये इसका मुख्य गुण था, सबसे बढ़िया बात ये इसका अपन लिखा था मुख्य गुण था, तो अपन मुख्य गुण वाले को ही सिद्ध कर देते हैं। तो देखो यहाँ पर ये AB भुजा इस त्रिभुज में आ रही है ABC में, और ADC में आपके DC आ रही है, दोनों बराबर है। ये कहाँ पर दिया है इसने, तो अपन यहाँ पर लिख देते हैं AB भुजा, इसकी AB भुजा इसकी किसकी भुजा के बराबर है, DC भुजा के बराबर है, इसकी जो है DC भुजा के बराबर है। ये कहाँ से लिखा, क्या आपको सपना आया सर? नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, दिया हुआ में लिख रखा ना, देखो दिया इसने, उसकी सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर है और समांतर है, तो कोई सा एक तो बराबर और समांतर मानना ही पड़ेगा। तो अपन ने AB और DC माना था, तो AB बराबर DC हो जाएगा। और दूसरी बात देखो, AB DC के बराबर है और ये दोनों समांतर भी है, और ये तिर्यक रेखा इनको मिला रही है, तो एकांतर कोण क्या होंगे, बराबर। यानी कि ये वाला जो कोण होगा इस वाले कोण के बराबर होगा, ये वाला इस त्रिभुज में आ रहा है, ये वाला इसमें आ रहा है, यानी कोण BAC बराबर ACD। कोण लिख देते हैं, कोण BAC बराबर कोण आपके क्या हो गया, ACD हो जाएगा। यहाँ लिख देते हैं एकांतर कोण है, एकांतर अंतः कोण है, ठीक है। अगर दो समांतर रेखाएं हैं और उनको एक तिर्यक छेदी रेखा, तिर्यक प्रतिच्छेदी रेखा मिलाती है, तो जेड के आकार के कोणों को एकांतर अंतः कोण कहते हैं, और एकांतर अंतः कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये दोनों कोण क्या हो जाए, बराबर। और दूसरी बात देखो, AC इसमें भी आ रही है और AC इसमें भी आ रही, दोनों में आ रही, तो उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ अपन अपनी मातृभाषा में क्या कहते हैं, जैसे दो भाई है उनके मकान है, तो दोनों के बीच में जो दीवार आती है उसको कहते हैं भेरा की दीवार, तो ये भेरा की दीवार हो जाएगी आपके। इसमें भी आ रही है, इस त्रिभुज में भी आ रही है, तो इसको उभयनिष्ठ भुजा या कॉमन भुजा कहेंगे इसको, ठीक है, कॉमन साइड। तो AC बराबर AC उभयनिष्ठ भुजा हो जाएगी आपके, AC बराबर AC, ठीक है, AC क्या है ये, उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा। तो उभयनिष्ठ भुजा है तो बराबर तो होगी साहब। तो देखो ये कौन सा नियम हो गया, सर्वांग समता का, भुजा कोण भुजा, ठीक है, भुजा कोण भुजा नियम हो गया। ये कौन सा हो गया आपके, साइड
एंगल साइड सर्वांग समता नियम हो गया, साइड एंगल साइड सर्वांग समता नियम हो गया आपके। इस नियम से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए आपके सर्वांग सम। कौन सा त्रिभुज, इसलिए त्रिभुज एबीसी सर्वांग सम हो गया किसके, त्रिभुज एडीसी के। जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं तो इनके संगत भुजाएं और संगत कोण क्या होंगे, बराबर। अगर ये दोनों त्रिभुज क्या है आपके सर्वांगसम है तो इनकी संगत भुजाएं और संगत कोण क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इनकी संगत भुजाएं कौन सी, देखो इसकी ये वाली भुजा, इसकी ये वाली भुजा, ये दोनों भी क्या होंगी, संगत भुजाएं हो जाएगी। तो ये संगत भुजाएं बराबर हो जाएगी। और ये वाला जो कोण है इसका, इस वाले कोण के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। क्लियर है। तो अपन यहां पर लिख देते हैं एडी, इसकी तो एडी होगी और इसकी कौन सी होगी, बीसी हो गई। ठीक है, सीपीसीडी नियम भी लिख सकते हो इसको। ठीक है, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत अवयव क्या होते हैं, समान होते हैं। तो इसकी तो एडी हो जाएगी, इसकी बीसी के बराबर हो जाएगी। और इसका ये वाला कोण इसके इस वाले कोण के बराबर हो जाएगा, कोण बी सी ए बराबर क्या हो जाएगा, सी ए डी, या डी ए सी बराबर ए सी भी हो जाएगा। ठीक है, ये वाला कोण भी हो जाएगा आपके। तो ये दोनों भुजाएं बराबर हो गई। और देखो कोण कौन सा हो गया आपके, यहाँ से इधर वाले त्रिभुज का ले लो पहले, कोई फर्क नहीं पड़ता है, डी ए सी। ठीक है, ये डी ए सी और ए सी डी। ठीक है, इस त्रिभुज का ये वाला कोण इस त्रिभुज के इस वाले कोण के क्या होगा, बराबर। सीपीसीटी नियम से कोण आपके क्या हो जाएगा, ए सी बी के। लेकिन ये तो एकांतर कोण हो गया, ये कौन सा कोण हो गया, एकांतर कोण बराबर है। चूंकि यहाँ एकांतर कोण बराबर है तो इनको बनाने वाली भुजाएं क्या होगी, समांतर हो जाएगी। चूंकि यहाँ एकांतर कोण बराबर है, क्योंकि क्योंकि ये एकांतर कोण है, क्योंकि ये एकांतर कोण बराबर है, एकांतर कोण बराबर है, बराबर है। अतः अतः क्या हो जाएगी, इनको बनाने वाली भुजाएं क्या होगी, समांतर। इन दोनों को तो ये एडी और बीसी बना रही है, अतः एडी जो रहेगी वो समांतर किसके हो जाए, बीसी के। तो देखो एडी बराबर बीसी भी हो गई और एडी समांतर बीसी भी हो गई। अतः एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। अगर इनकी संगत भुजाओं, यदि एक समांतर चतुर्भुज, अगर एक चतुर्भुज है और उनकी एक युग्म जो है बराबर और समांतर है तो वह क्या होगा, समांतर चतुर्भुज। अतः एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है। अपन ऐसे लिख देते डायरेक्ट, अतः एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, ये आपके हो गया। बहुत ही प्यारा सिंपल सा प्रश्न था। देखो इसके अथवा वाला देखते हैं, अथवा वाला भी बहुत ही प्यारा प्रश्न है आपके। चलो अथवा वाला प्रश्न देखते हैं अपन। इसके अथवा वाला प्रश्न आ जाता है, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है कि दर्शाइए कि सम चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर क्या होते हैं, लंब होते हैं। सम चतुर्भुज जो होता है ना, उसके जो विकर्ण जो होते हैं, सम चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं, रोम्बस के जो विकर्ण होते हैं, वो क्या होते हैं, परस्पर क्या होते हैं, आपके लंब होते हैं। सम चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं परस्पर क्या होते हैं, आपके लंब होते हैं। ये अपने को जो है रोम्बस के जो विकर्ण होते हैं वो परस्पर क्या होते हैं, लंब होते हैं, 90 के कोण पर होते हैं। अपने को ये जो है सिद्ध करना है। तो अपन ने ये इसको एबीसीडी नाम दे दिया। इस मतलब सम चतुर्भुज तो दिया है अपने को, सम चतुर्भुज तो इसने दिया है, एक बात तो फिक्स हो गई। अब अपने को सिद्ध ये करना है कि इसके विकर्ण परस्पर लंब होते हैं, 90 के कोण पर होते हैं। ये अपने को क्या करना है, सिद्ध करना है। तो ये विकर्ण भी दिया है, मतलब इसने एक एसी विकर्ण हो गया और एक बीडी विकर्ण हो गया, ये विकर्ण भी दिए। बस ये लंब होते हैं, यानी कि यहाँ ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये वाला कोण 90 डिग्री का होता है। यानी कि कोई सा भी एक कोण 90 बता दोगे तो सारे कोण सिद्ध हो जाएंगे 90 90 के, यानी कि लंब हो जाएंगे। बस 90 का कोण ही बताना, एक कोई सा भी एक कोण बताओगे तो भी लंब हो जाएंगे, क्योंकि दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है यहाँ पर। तो देखो यानी कि अपने को दिया क्या है, एक समचतुर्भुज दिया है। हल देखो आपके, हल दिया है, दिया क्या है, सम चतुर्भुज एबीसीडी। ठीक है, एबीसीडी विकर्ण भी दिए भाई, लंब, क्योंकि लंब अपने को सिद्ध करना है, विकर्णों को मतलब विकर्ण भी दिए। सम चतुर्भुज एबीसीडी के विकर्ण, विकर्ण क्या है आपके, एसी तथा
क्या है, बीडी है। बीडी ओ पर प्रच्छेद करते हैं, ये भी आप लिख सकते हो। अपने को सिद्ध क्या करना है, ये लंब है विकर्ण दोनों, देखो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, इसके जो दोनों विकर्ण हैं ये परस्पर लंब हो गए, यानी कि ऐसी विकर्ण जो है बीडी पर क्या होगा, लंब होगा। ठीक है, या फिर कोई सा भी एक कोण क्या होगा, समकोण होगा, कोई सा भी कोण लिख सकते हो। ठीक है, उपपत्ति देखो आपके, आप डायरेक्ट हल भी लिख सकते हो, उपपत्ति नहीं भी लिखो तो। ठीक है, अपन डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूं, ये एक तो ये वाला त्रिभुज ले रहा हूं ए ओ बी, और एक कौन सा ले लेते हैं अपन, बी ओ सी में। त्रिभुज त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज बी ओ सी में, इन दोनों त्रिभुजों को मैं क्या कर रहा हूं, सर्वांग सम सिद्ध कर रहा हूं। तो देखो यहां पर ये सम चतुर्भुज की भुजाएं और चारों भुजाएं क्या होती, बराबर। तो ये वाली भुजा इस वाली भुजा की क्या होगी, बराबर। वैसे चारों भुजाएं बराबर है, लेकिन अपने दोनों काम आ रही, क्योंकि ये इस त्रिभुज में आ रही है, इसमें आ रही है, तो अपन लिख देते हैं डायरेक्ट ए बी बराबर बी सी। यहां लिख देते हैं क्योंकि सम चतुर्भुज की भुजाएं हैं, क्योंकि सम चतुर्भुज की भुजाएं बराबर होती है, भुजाएं बराबर होती है। सम चतुर्भुज की जो भुजाएं होती है वो क्या होती है, बराबर होती है। और दूसरी बात देखो, ओ ए बराबर ओ सी, क्या हो जाएगा, ओ ए बराबर ओ सी। ये क्यों होगी बराबर, बोलो, लिखो कमेंट में, ओ ए बराबर ओ सी क्यों है बराबर, लिखो कमेंट में, लिखो क्यों है बराबर, ओ ए बराबर ओ सी क्यों है, क्यों, क्योंकि देखो सम चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, तो अपन यहां लिख देते हैं, चूंकि सम चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर परस्पर समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। इसके जो विकर्ण जो है समद्विभाजित करते हैं, तो देखो ओ ए, इस त्रिभुज की ओ ए, इसकी ओ सी क्या होगी, बराबर। और देखो ये ओ बी पुनः इस त्रिभुज में भी आ गई और इसमें भी आ गई, इसकी चर्चा भी करी थी अपन ने, भेरा की दीवार है दोनों भाइयों के बीच की, दो पड़ोसियों के बीच की, तो बराबर होगी, दोनों में आ रही है। ठीक है, उभयनिष्ठ भुजा, ओ बी बराबर ओ बी, ओ बी बराबर ओ बी, ये क्या हो गए आपके, उभयनिष्ठ उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा है। तो ये तो देखो साइड 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 सर्वांगता, सर्वांग समता हो गई, साइड 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 सर्वांग समता से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए आपके, सर्वांग सम। त्रिभुज ए ओ बी सर्वांग सम हो गया त्रिभुज आपके किसके, पी ओ सी के। ये दोनों त्रिभुज जब सर्वांगसम हो गए तो इनके संगत कोण क्या होंगे, बराबर। देखो इसका ये शीर्ष वाला कोण, ये वाला जो कोण है, इसके शीर्ष वाले कोण के क्या होगा, बराबर। यानी कि आपके कोण, आपके कौन सा हो गया, ए ओ बी बराबर कोण कौन सा हो गया आपके, बी ओ सी। ठीक है, सीपीसीटी नियम है तो आपके, ठीक है, ये कौन सा नियम है, ये कौन सा जादूगर है, ये आपके सीपीसीटी नियम हो गया। ठीक है, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत अवयव समान होते हैं, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत अवयव क्या होते हैं, समान होते हैं सीपीसीटी नियम से। ये वाला ए ओ बी और बी ओ सी दोनों कोण क्या हो जाएंगे, बराबर। तो जब ये दोनों कोण बराबर है, लेकिन रेखीय युग्म अभिग्रहिता क्या कहती है, कि रेखीय युग्म अभिग्रहिता क्या कहती है कि एक रेखा के एक ही ओर बने दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो रेखीय युग्म अभिग्रहिता से इन दोनों कोणों का जो योग होगा वो आपके कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। कोण ए ओ बी प्लस कोण बी ओ सी बराबर 180 डिग्री। यहां पे लिख देते हैं, चूंकि रेखीय युग्म के कोण है, क्योंकि रेखीय युग्म के कोण है, ठीक है, एक रेखा बना रहे हैं, लेकिन ये दोनों कोण बराबर है और दोनों का योग
180 है तो दोनों बराबर बराबर हो जाएंगे, 180 को बराबर बराबर भागों में बांटेंगे, यानी कि ये भी 90 का होगा, ये भी 90 का। तो इसलिए अपन लिख देते हैं कोण ए ओ बी और कोण बी ओ सी 180 के क्या हो जाएंगे आपके आधे आधे, यानी कि 2 9 18, यानी कि 90 90 डिग्री के हो जाएंगे। यानी कि ये दोनों कोण जब 90 90 डिग्री के हो गए, ये भी 90 का हो गया, ये भी 90 का, भाई एक कोण ही सिद्ध कर देते जिसमें ये परस्पर लंब हो जाएगी, अर्थात AC और BD क्या होंगे, परस्पर लंब होंगे। तो अतः सम चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर क्या होते हैं, लंब होते हैं। अपन लिख देते हैं यहाँ पर अतः अतः समचतुर्भुज के समचतुर्भुज के विकर्ण विकर्ण परस्पर परस्पर लंब होते हैं। समचतुर्भुज के विकर्ण होते हैं, क्या होते हैं, परस्पर लंब होते हैं। ये आपके प्रूफ हो गया। बहुत ही प्यारा और सिंपल सा और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था। चलो नेक्स्ट प्रश्न में आ जाते हैं अपन। इसके बाद में ये अथवा वाला प्रश्न था, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूँ, इनमें प्रश्नों में होड़ लगी हुई है कि बच्चा नहीं हमें करे, साल भर में एक ही बार वार्षिक परीक्षा हो रही है और हमें नहीं करे तो फिर क्या मतलब रह जाएगा। एक प्रश्न कह रहा है हमें करो, नहीं दूसरा प्रश्न कह रहा है हमें करो, ठीक है। इतने सरल सरल प्रश्न है, वो तो वही स्वयं चाह रहे हैं कि आप उनको हल करो, ठीक है। तो लेकिन करना अपने को एक ही है, दोनों ही कर मत आना, प्रश्नों की होड़ में आप जो है नुकसान मत करके आना। अथवा वाला प्रश्न और दोनों नहीं करना। क्यों, अगर दोनों कर दोगे तो जो पहले वाला जो प्रश्न रहेगा चाहे सही हो या गलत हो उसको ही चेक किया जाएगा और उसी के नंबर दिए जाएंगे। अगर गलत है तो आपको नंबर काट लिए जाएंगे, सही है तो पूरा नंबर दे दिया जाएगा, दूसरे वाला तो काटेगा ही काटेगा वो। इसलिए आपको ध्यान रखना है। आपके देखो यहाँ पर 19वां प्रश्न आ जाता है, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। 19वां प्रश्न है आपके, देखो हल इसका। किसी शंकु की ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई दे रखी है उसने 21 और 28। देखो यहाँ पर ये शंकु बना देते हैं अपन। एक तो ऊंचाई दे रखी है इसने और एक तिर्यक ऊंचाई दे रखी है। ये तिर्यक ऊंचाई है, ये तिर्यक ऊंचाई तो इसने 28 दे दी, देखो 28 सेंटीमीटर, और इसकी ऊंचाई जो है ये 21 सेंटीमीटर दे दी। और उसका आयतन पूछ रहा है, शंकु का आयतन, लंबवृत्तीय शंकु का आयतन पूछा है इसने अपने को। शंकु का आयतन तो पूछ रहा है वो, शंकु का आयतन आपके पूछा गया है। और शंकु की ऊंचाई दे दी, देखो ऊंचाई का मान इसको h से लिखते हैं, ये 21 सेंटीमीटर दे दिया इसने। और l का मान इसने दिया है आपके 28 सेंटीमीटर। लेकिन देखो शंकु का आयतन पूछा है, लेकिन शंकु का आयतन जो है अभी हाल अपन इससे पहले भी फार्मूला लगा चुके हैं शंकु का आयतन का, 1/3 पाई आर वर्ग एच, ठीक है। बेलन के आयतन का 1/3 होता है, यानी कि पाई भी चाहिए। पाई का मान तो अपने को याद है भाई, 22/7। पाई आर का वर्ग चाहिए, आर का मान चाहिए अपने को। एच का मान चाहिए, देखो एच का मान दे रखा है लेकिन आर का नहीं दे रखा है। तो देखो यहाँ पर ये जो तिर्यक ऊंचाई है, ये यहाँ पर देखो ये जो तिर्यक ऊंचाई है 90 के सामने का कर्ण हो गया और ये त्रिज्या हो गई और ये ऊंचाई। तो देखो कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर से निकाल लेंगे। तो तिर्यक ऊंचाई का क्या सूत्र होता है, एल का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा आपके आर का वर्ग धन एच का वर्ग, ठीक है। एल का वर्ग बराबर एच का वर्ग धन आर का वर्ग। आप कह रहे हो सर हम आपने उल्टा क्यों लिख दिया भाई, देखो आर ज्ञात करना है, उसको अपन ने इधर लिख दिया, इसको इसके बराबर कहो, इसको इसके बराबर कहो, क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन देखो एक स्टेप आपकी कम हो जाएगी, डायरेक्ट आर बराबर निकाल लेंगे ना अपन यहाँ से। आर वर्ग बराबर निकालोगे तो ये एल वर्ग तो इधर ही आ जाएगा, प्लस का एच वर्ग इधर आएगा, माइनस का एच वर्ग हो जाएगा। और एल का मान तो कितना है, देखो 28, एल का मान 28, तो 28 का वर्ग हो गया, माइनस एच का मान आपके 21 हो जाए, 21 का वर्ग। और 28 का वर्ग आपके कितना होता है, 784 हो जाएगा, ठीक है। आपके 28 का वर्ग कितना हो गया, आपके 784 हो गया। 28 का जो वर्ग है आपके कितना हो जाएगा, 784, और 21 का वर्ग 441 हो जाएगा। फिर अपन क्या करते हैं, दोनों को घटा लेते हैं। देखो 4 में से 1 घटा 3, फिर यहाँ देखो 8 में से 4 घटा 4, 7 में से 4 घटा 3, 343 सेंटीमीटर आ गई इसकी। देखो आर का मान आ गया,
आर वर्ग का मान आया है, इसका आया आर वर्ग का मान, आर का नहीं, आर का पूछा भी नहीं है उसने। ठीक है, लंबवृत्तीय शंकु का आयतन पूछा है, शंकु का आयतन पूछा है, लेकिन उसमें आर का वर्ग ही आता है, इसलिए अपन ने आर का वर्ग ही लिख दिया। तो अब शंकु का आयतन देखो, शंकु का आयतन पूछा था उसने, तो अपन डायरेक्ट ही शंकु का आयतन का सूत्र लगा देते हैं। अब शंकु का आयतन, ठीक है, क्या होता है, बेलन के आयतन का 1/3 होता है, पाई आर वर्ग एच का 1/3 हो जाएगा, 1/3 पाई आर वर्ग एच हो जाएगा। चलो 1/3 तो ऐसे लिखा, पाई का मान 22/7। देखो आर वर्ग पूरे का मान लिख देंगे अपन, आर वर्ग पूरे का कितना आ रहा है, देखो 343, ये लिखा 343। एच का मान देखो 21 है, 21 लिख दिया अपन ने, ठीक है, 21 लिख दिया। देखो ये 7 या 21 से 21 कट जाएंगे आपके, ये देखो 21 से 21 कट गए, यानी कि क्या बचा आपका, यहाँ तो देखो 22 बच जाएगा और यहाँ 343 बच जाएगा, यानी कि 22 में 343 में आपको बस 22 का गुणा करना है। देखो 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 तिया 6, यानी कि 686, 6 हो गया, 8 6 14 की 4 हासिल ले, 8 6 14 और 1 15, 6 और 1 7, तो 7546 आ गया आपके, कितना आ गया देखो 7546 घन सेंटीमीटर। तो ये आ गया आपके शंकु का आयतन। अतः शंकु का आयतन, शंकु का आयतन 7546 घन सेंटीमीटर होगा। बहुत ही प्यारा सिंपल सा सवाल है मेरे बबलू डब्लू। चलो अगला देखते हैं, ठीक है, या इसके अथवा वाला देखते हैं। देखो अथवा वाला देखते देखे कि भाई मुझे भी करो, ठीक है, देखो सरल है कि नहीं है, सरल होगा तो कहेगा अपने को भाई मुझे करो, है ना। तो देखो एक बार इनकी तरफ झांक भी लिया करो। हाँ ये देखो, ये बहुत महत्वपूर्ण है, देखो ठीक है, 154 सेंटीमीटर वाला है आपके, बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है। क्या कहा, उस गोले का आयतन, गोले का आयतन तो पूछ रहा है। देखो पूछा क्या है, गोले का आयतन गोला, गोले का आयतन, गोले का आयतन पूछ रहा है, ठीक है, और पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है। देखो गोले का, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है इसने, कितना दिया है, 154 सेंटीमीटर वर्ग, ठीक है, 154 सेंटीमीटर वर्ग दिया है इसने गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। सर ये आपने बीच में जगह क्यों छोड़ी, हमें बताओ तो सर। भाई देखो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल लेने की, पृष्ठ वाला क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr², यानी कि ये 4πr² का मान दिया गया है आपको, क्या दिया है, 4πr² का मान दिया है। बहुत ही सिंपल हो गया है। तो देखो 4 तो ऐसे लिख दिया, पाई का मान 22/7, आर का मान निकाल रहे हैं अपन, बराबर 154। तो देखो आर निकाल लेते हैं, ये 154 इधर है, ये 4 इधर जाएंगे इसके बटे में, और ये देखो 22/7 इधर जाएंगे, उलट गुणित हो जाएंगे, 22/7 7/22 हो जाएंगे, और 22 से काटोगे तो 22 7 154 होता है। देखो देखो यहाँ भी 7 7 आ रहा और बटे 4 आ रहा है। देखो 7 2 बार है, 4 को क्या लिख सकते, 2 गुणा 2, यानी कि 7/2 का वर्ग हो जाएगा। ये 7/2 का क्या हो जाएगा, वर्ग, क्योंकि 4 को लिख सकते 2 गुणा 2 यानी कि 2 का वर्ग, और देखो ऊपर 7 गुणा 7 है ही सही। देखो ये वर्ग, वर्ग के बराबर यानी घात घात के बराबर, बट ये नीचे वाले कहते हैं आधार, तो आधार भी आधार के बराबर होगा, यानी कि आर बराबर कितना हो गया, 7/2, 7/2 आपके सेंटीमीटर, ये आपके क्या हो गया, आर का मान। बहुत ही सिंपल सा, आर तो आ ही गया। चलो गोले का आयतन निकाल लेते हैं। गोले का आयतन, आयतन के लिए ही तो अपन ने आर निकाला है। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r³, ये अपन ने 4/3 तो ऐसे लिखा, पाई का मान 22/7, आर का मान 7/2,
लेकिन देखो इसकी घात 3 है तो इसको 3 बार लिख देंगे। ये 4/3, ये 22 क्या है आपके, देखो 7 हो रहा है। ये 22 क्या हो रहा है आपके 7। और इसकी घात 3 थी तो इसको 3 बार लिख दिया। तो जो कट रहा है उसको काटो। तो देखो 2 से इसको काट दिया मैंने, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूने ये 4 हो रहा है, इससे ये 4 काट। तो क्या है 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 11। तो देखो 7 गुणा 7 गुणा 7 तो 343 होता है। ये अभी देखा था अपन ने। ये कितना हो जाएगा आपके 343, तो ये हो जाएगा। ठीक है 343, 7 गुणा 7 गुणा 7 343, तो ये हो जाएंगे। ठीक है क्योंकि देखो साथ साथ 49, 7 नम 63 का 3 हासिल 6 हो रहा, 7 चौ 28, 28 2 30 और 4 34, 343। इसमें 11 से और गुणा कर लेते हैं बंदे को। तो 11 33 का 3 हासिल 3, 11 चौक 44, 45 46 47 के 7 हो गया हासिल 4, 11 33 34 35 36 37 हो गया। देखो तो कितना आ रहा है 3773, 3773 बटे में भी है कुछ, देखो 3 है तो 3 से अपन क्या कर देंगे, भाग लगा, घन सेंटीमीटर आ जाएगा। अगर आप यहां तक लिखोगे तो भी पूरा सही मान। और आप कहोगे नहीं सर हमें तो भाग देकर भी बताओ, हमें तो भाग नहीं आता है। तो चलो भाग भी लगा देते हैं, भागा भोगी भी लगा देते हैं, क्या फर्क पड़ता है, 3 से ही तो भोग करना है यहाँ पे। 3 का भाग लगाया 3773 में, ये 3 से भोग लगा दिया मैंने। देखो 3 एकम 3, 0 बच्चा, ऊपर से उतारा 7 है ना बच्चा, 3 दूना 6, 1 बच्चा, ऊपर से उतारा 7 है ना बच्चा, 3 छंग 18 ज्यादा हो जाएंगे, तीनों 5 15, 2 बच्चा, ऊपर से उतारा 3 है ना बच्चा, तीनों 7 तो 21, 2 बच्चा है ना बच्चा, दशमलव लगाना पड़ेगा क्योंकि भाग नहीं जाएगा, फिर 0 लगाया, 3 छंग 18, फिर देखो 2 बच्चा, फिर 0 लगाया, 3 छंग 18, 3 छंग 18 मतलब 6 आते जाएंगे। तो देखो अगर आप अंतिम वाला अंक हटाना चाहते हो और अगर 5 से बड़ा है तो उससे पहले वाला अंक 1 से बढ़ाकर लिख दिया जाता है, क्योंकि दशमलव के बाद 2 डिजिट रखी जाती है, 2 अंक रखे जाते हैं। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा 1257, 6 तो ऐसे लिख दिया। और ये 7 यहाँ देखो 6 आ रहा है और आखिरी वाला जो अंक है वो 6 है, 5 से बड़ा है ना, तो इसको 1 से बढ़ा देंगे तो 6 की जगह 7 लिख देंगे, तो 6 7 घन सेंटीमीटर। ये आपके आंसर हो गया, आपके क्लियर है। तो अतः गोले का आयतन जो है 1257.67 घन सेंटीमीटर होगा। बहुत ही प्यारा लगे प्रश्न था। ठीक है चलो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बहुत ही सिंपल सिंपल प्रश्न है। आप सोच रहे हो सर आप कर रहे हो और फिर भी इतना टाइम लग रहा है, भाई अपन ने, आप एक बात ध्यान रखना, अपन अथवा वाले भी कर बैठे और समझा भी रहे हैं। ठीक है तो इसलिए आप 3 घंटे तो लगेंगे, 3 घंटे से ऊपर ही टाइम लगेगा, या फिर 3 घंटे का वीडियो तो बनेगा ही बनेगा आपके। ठीक है एक घंटा और 22 मिनट का फर्स्ट भाग था, ये सेकंड भाग चल रहा है, तो आपने अगर वो नहीं देखा है तो उसको भी जरूर देखें। ठीक है चलो यहाँ पर देखो, एक टीम ने फुटबॉल के 10 मैचों में निम्नलिखित गोल किए, ये गोल दे रखे। तो इन गोलों का माध्य भी पूछा और बहुलक भी पूछा है। तो देखो माध्य निकालना है और बहुलक भी निकालना है। बहुलक यानी कि बहु का लक नहीं है। आप सोच रहे हो कि सर बहुलक क्या बहु का लक है क्या, तो ये बहु का लक तो नहीं है। ठीक है तो देखो यहाँ पर माध्य पूछा है। माध्य क्या होता है, कुल आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। माध्य माध्य क्या हो जाएगा आपके, देखो कुल आंकड़ों का योग, कुल आंकड़ों का योग बटे क्या हो जाएगा, कुल आंकड़ों की संख्या। कुल आंकड़ों की संख्या, ये क्या होगा माध्य। मतलब कुल आंकड़ों को जोड़ना ऊपर है, यानी कि 3 प्लस 2 प्लस 3, 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 3 हो गया। ये भाई आंकड़े कितने हैं भाई, 10 गोल किए तो 10, 1 2 3 4 5 6 7
तो 10, ये लो ये भी 10 आ गया। सर हमने तो कहा ही नहीं कि नहीं आया, फिर भी आप कह रहे हो आ गया तो आ गया। चलो अब इनको जोड़ते हैं। देखो देखो तो यहाँ पे जोड़ा 3 3 6 3 3 9 3 चौक 12 5 15 3 6 18 3 7 21 3 8 24 3 9 27 और एक 28 हो गया। देखो ये कितना हो गया 28 बटे में कितना आ रहा है 10। एक जीरो एक अंक बाद दशमलव लगा दो 2.8। ये जीरो हटाएंगे, एक अंक बाद दशमलव लगा दिया, तो ये तो माध्य आ गया। और देखो बहुलक, बहुलक देखो बहु का लक, अधिकतम बारंबारता वाला अंक। देखो अधिकतम बारंबारता, अधिकतम गोल कितने किए इसमें, देखो 3 जो है 4 बार आ रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपके बहुलक 3, अधिकतम, अधिकतम बारंबारता। ठीक है, जो ज्यादा बार आएगा वही आएगा भाई, जो बार बार गोल कर रहा है वही गोल आएगा बाहर आपके बहुलक। क्लियर है, तो ये आ गया आपके, देखो ये तो हो गया माध्य और ये बहुलक। अतः अतः माध्य, माध्य तो कितना हो जाएगा 2.8 तथा बहुलक, बहुलक 3 होगा। हाँ सर आप कह रहे होगे, हाँ राजा जी आप सही कह रहे थे कि भाई अथवा वाला ज्यादा सरल, हम में भी करो, तो अभी इसको करना ज्यादा सरल था कि उसको करना, ये ज्यादा सरल था। देखो अथवा वाला नीचे हर बार सरल आ रहा है। देखो क्लियर है, मैं कहता हूँ आप जरूर पढ़ना उसको, पहले अथवा वाला पढ़ना फिर ऊपर वाला पढ़ना। क्लियर है, चलो यहाँ पर देखो नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है आपके, इसका अथवा वाला देखो, ये देखो अथवा वाला। ठीक है, ये उससे ज्यादा सरल है। देखो अभी देखो अथवा वाला वो भी सरल था, लेकिन ये देखो अब उसके अथवा वाला ये है, उसके अथवा वाला ये है। देखो आंकड़ों का माध्य निकालने की कही उसने, हल देखो, हल देखो इसका हल, गजब गजब के हल आ रहे हैं इनके। हल देखो इसका, क्या पूछा है, माध्यिका पूछिए, माध्यिक। ठीक है, माध्यक पूछा उसने, माध्यिक नहीं, माध्यिका नहीं है वो, माध्यक या माध्यिका है वो, माध्यिका है। ठीक है, क्या पूछा उसने, माध्यिका। ठीक है, माध्यक या माध्यिका पूछी उसने, माध्यिका या माध्यक पूछा उसने। तो देखो अपने को पहले क्या करना पड़ेगा, आरोही क्रम लिखना पड़ेगा, आरोही क्रम, यानी कि सर्वप्रथम सबसे छोटा आंकड़ा। देखो सबसे छोटा आंकड़ा क्या है आपके 144, फिर क्या आ रहा है देखो 144 के बाद में 145 भी आ गया। क्या आ गया, 145 आ गया, 45, 46 नहीं है ना, 44 के बाद 45 आ गया, 46 नहीं है। फिर देखो 47 आ गया, 148 नहीं है, 149 है, 149, क्या 150 है, नहीं 150 है, ये है देखो आखिरी में है 150, 151 है, नहीं है, 152 तो है। देखो 148 भी था यहाँ पर। ठीक है, 148 भी अपने को क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। ठीक है, 148, 148 भी आएगा, फिर आएगा 149, फिर आएगा 150। ठीक है, 150 भी हो गया, 151 नहीं है, फिर 152 तो है, 152, 153 नहीं है। ठीक है, ये भी ले लिया अपन ने, 148 देखो यहाँ पर 155 आ रहा है। अब दो ही बचे हैं, दोनों को लिखना ही है, एक तो 155 लिख देंगे और एक 160। तो देखो यहाँ पर एन क्या आ रहा है, ये जो एन आ रहा है ये कितना है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है साहब, कितना आ रहा है आपके, 9 आ रहा है। ये टोटल कितना है, 9। यहाँ भी देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आ रहा है। और 9 क्या है, देखो विषम, विषम है। तो आपके जो है माध्यिका जो है, माध्यिका क्या होगी आपके n+1/2 पद का मान, पद का मान।
और एन का मान क्या है देखो 9, यानी कि 9 प्लस 1/2 वे पद का मान, पद का मान, यानी कि 9 और 1 10 हो रहा, 10/2। देखो 9 और 1 10, 10/2 लिखेंगे, 2 5 10 या 2 5 10, पांचवें पद का मान, पांचवें पद का मान। तो देखो पांचवा पद देखो, ये आपके पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये है पांचवा। 149, 150, 149 आ गया आपके माध्यिका, माध्यिका आ गई प्यारे दोस्तों 149। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखते। देखो था ना बहुत ही प्यारा, सिंपल सा, दोनों ही सिंपल ही थे सर, दोनों ही सिंपल थे, सिंपल थे ना पापा, सिंपल, ठीक है। चलो दोनों ही सिंपल है। ये देखो अगला प्रश्न, देखो जैसे जैसे अपन नीचे जाते आ रहे हैं ना, बड़े नंबर के आते जा रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि बड़े प्रश्न हो गए लेकिन ज्यादा सिंपल आ रहे हैं। अब ये सर्व समीका के प्रयोग से इसको प्रसारित रूप में लिखना है, ठीक है। सर्व समीका का प्रयोग करके प्रसार कर लेंगे अपन इसको, बहुत ही सिंपल है। हल देखो इसका क्या है, 3a, सॉरी 2 है, क्या है 2a प्लस -3b, क्या है आपके 2a -3b की घात कितनी है, देखो 3। तो इसको आपके x माइनस वाई की घात 3 या a माइनस बी की घात 3 के फार्मूले से भी आप इसको हल कर सकते हो। क्या होता है इसका फार्मूला, देखो x माइनस वाई पूरे की घात 3 होती है आपकी, x की घात 3 -3 x वर्ग y प्लस 3xy² माइनस y की घात 3। ये आपके फार्मूला है, सर्व समीका है। इससे इसको प्रसार करेंगे, ठीक है। कहते हैं ना कि भाई फैला दो, फैला दो, तो ये फैलाना है इसको। कोई मोटा आदमी होता है तो कहते हैं ना अपन, ये कितना फैला हुआ है साहब, तो इससे ऐसे इसको फैलाना है, मोटा करना है इसको साहब। तो देखो x की जगह तो 2a लिख दो और y की जगह 3 भी लिख दो इसमें, तो आपके क्या होगा, ये फैल जाएगा। x की जगह 2a लिखा, यहाँ भी 2a लिख दिया, घात 3 है तो 3 लगा, -3, यहाँ भी x की जगह अपन ने क्या लिख दिया 2a, घात 2a, घात 2। फिर y का देखो 3 भी लिख देंगे, इसकी जगह 3 भी लिख दिया, +3, x की जगह 2a लिखना है, 2a लिख दिया, और y की जगह 3 भी, यहाँ पर घात 2 है तो घात 2, माइनस y की जगह 3 भी, घात 3 है तो घात 3 आ जाए। यहाँ पर देखो आपके 2 की घात 3 है, 2 की घात 3 है कि 2 गुणा 2 गुणा 2 लिखेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूना 8 हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा आपके 8। तो यहाँ तो 8 लिख दिया, तो a की घात भी तो 3 रहेगी, माइनस, यहाँ देखो 2 की घात 2 है, नहीं तो 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4, और ये 3 तिया क्या हो रहा 9, ये हो गया, 9 का गुणा इस 4 में करेंगे, 9 चौक 36, क्या हो जाए 9 चौक 36, या देखो 3 चौक 12, 12 36, ये a की घात भी क्या रहेगी 2, और ये b प्लस यहाँ देखो आपके 3 का वर्ग है, और 3 का वर्ग तो 9 होता है, और 9 दूनी 18, और 18 तिया 54, 3 में गुणा करेंगे 54 हो जाएंगे, या फिर 3 दूना देखो 6 हो जाएगा, और 3 का वर्ग 9, 9 छंग 54, 54 हो गया, a भी लिख दिया, और b की घात 2, -3 की घात 3 है, 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27 हो गया है, तो और b की घात भी क्या हो जाएगी 3। ये आ गया आपके प्रसार। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न था, ये ज्यादा सरल था, और केवल सर्व समीका लगाओ आंसर पाओ। क्लियर है। चलो नेक्स्ट इसके अथवा वाला देखते हैं। देखो इसके अथवा वाला प्रश्न देखो कैसा आ रहा है, सरल है। गुणनखंड कीजिए, आहा देखो गुणनखंड कीजिए, दिमाग वाला प्रश्न है, ठीक है। सरल प्रश्न में तो सब सरल तो सब करेंगे, दिमाग वाला प्रश्न तो जो भाई मेरिट में आने वाले हैं वही करेंगे। इसका गुणनखंड करना है भाई। चलो इसका अपन जो है गुणनखंड करते हैं। प्रश्न क्या है देखो आपके, 2x की घात 2 प्लस 7x प्लस 3, इसका गुणनखंड करना है। तो देखो गुणनखंड में क्या करते हैं, बीच में प्लस के साथ है,
इस +7 के ऐसे दो टुकड़े करना है अपने को, जिनका गुणा करें तो दोनों बगल वाली के गुणा के बराबर आए, और बगल वाली का अपन ने गुणा किया तो 2 तिया 6 हो रहा है। ठीक है प्यारे बबलू डब्लू, समझ में आया आपको? बीच वाली संख्या के ऐसे दो टुकड़े करना है जिनका गुणा करें तो बगल वाली के गुणा के बराबर आए, और बगल वाली का गुणा तो 6 आ रहा है, यानी कि 6 के बराबर आए, और उनको जोड़े या घटाएं तो स्वयं इसी के बराबर आए। तो देखो ऐसा तो एक ही टुकड़ा है, 6 कम 6, 6 और 1 कम 6 भी हो रहा है, देखो गुणा करने पर तो ये आ गया, और 6 और 1 जोड़ोगे तो 7 भी हो जाएगा। तो ये दोनों टुकड़े इसके इसके टुकड़े हैं दोनों, तो इसकी जगह लिखेंगे, लेकिन इसके साथ एक्स था, दोनों टुकड़ों के साथ एक्स लिख दो, यानी एक तो 6x हो जाएगा और एक 1x हो जाएगा, और ये प्लस का 3 ऐसे लिख दिया, और ये 2x वर्ग भी अपन ने ऐसे ही लिख दिया, 2x वर्ग भी ऐसे लिख दिया। अब क्या करो, दो दो के युग्म बनाकर कॉमन लेना है। तो यहाँ भी 2 है, और देखो 6 को लिख सकते 2 तिया 6, यानी कि इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, उभयनिष्ठ है, कॉमन ले लिया। इसमें x वर्ग है जबकि इसमें x है, x भी कॉमन ले लिया, 2 कॉमन गया, x वर्ग में से 1x गया, 1x बचेगा, यहाँ लिख दिया। 6 में से देखो 2 अपन कॉमन ले चुके, 3 बचा है प्लस का, x पूरा ही कॉमन ले लिया। अब देखो ये का ही ब्रैकेट आपको यहाँ लिखना है, ठीक है, ये का ही ब्रैकेट यहाँ लिखना है, और पीछे से दूसरे नंबर पर देखना है, यहाँ से जो यहाँ आ जाता है उसको छोड़ो, बचता है उसको यहाँ लिखना है, तो केवल प्लस ही बचा है, प्लस लिखे। आप चाहोगे सरनी में तो कॉमन लूं, तो आप कॉमन लोगे तो भी ये आएगा, देखो दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, बस प्लस कॉमन लोगे तो भी बीच में प्लस बच जाएगा, ठीक है, तो ये आएगा। इसलिए हर बार ये का ही ब्रैकेट यहाँ लिख देना, और पीछे से दूसरे नंबर पे देख लो, यहाँ से जो यहाँ आ जाता है उसको छोड़ो, बचता है उसको यहाँ लिख दो चिन्ह सहित। अब जब इसी को यहाँ लिखेंगे हर बार, तो हर बार ये का यही कॉमन आएगा, यानी कि x+3 कॉमन आ गया। बचा है इसको इधर लिख दो, यहाँ तो 2x बचा, और यहाँ कुछ नहीं बचा, यानी कि 1 बचेगा, तो यह इसका गुणनखंड आता है गुणनखंड। अतः गुणनखंड क्या आया, x+3 2x+1 होगा, ये इसके गुणनखंड हो गए। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न था, ठीक है, बहुत ही प्यारा प्रश्न था, सरल था, सिंपल था, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है आपके, देखो 22वां प्रश्न आ जाता है, सिद्ध कीजिए कि वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, वृत्तखंड के एक ही वृत्तखंड के कोण, एक ही वृत्तखंड के कोण है, वृत्तखंड नहीं है, एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। ये अपने को सिद्ध करना है कि एक ही वृत्तखंड के कोण क्या होते हैं, बराबर है। एक ही वृत्तखंड के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ये अपने को सिद्ध करना है। मतलब एक ही वृत्तखंड दिया है इसमें, तो देखो अपन ने एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं, तो ये अपन जो है एक ही वृत्त तो बना ही लिया साहब, अपन ने ये वृत्त बना लिया, इसमें ये इसका केंद्र है। चलो एक वृत्तखंड भी बना लूं मैं, यहाँ पर मैंने एक वृत्तखंड बना लिया साहब, चलो इधर बना लिया, यहाँ पर ये एक वृत्त का खंड बना लिया, एक वृत्त का खंड इधर हो गया, एक वृत्त का खंड इधर हो गया, ठीक है, इसको अपन ने नाम दे दिया P और इसको Q। देखो एक वृत्तखंड में दो कोण है, एक तो ये वाला कोण है और एक और ये वाला कोण है, तो ये इसको नाम दे दिया PAB, और इसको PAQ और इसको PBQ दे दिया। तो ये दोनों कोण बराबर होते हैं, ये अपने को क्या करना है, सिद्ध करना है, ये दोनों कोण क्या होंगे, आपके बराबर होंगे, एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होंगे। तो दिया क्या है, एक ही वृत्तखंड में दो कोण दिए हैं, PAQ और PBQ है, ये तो आपको दिया है, दिया है लिख देते, देखो हल में दिया है, दिया है एक ही वृत्तखंड में कोण PAQ तथा कोण PBQ है, दोनों कोण एक ही वृत्तखंड में, अपने को सिद्ध क्या करना है, दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, कोण PAQ
बराबर कोण पी बी क्यू, ये अपने को सिद्ध करना है। तो देखो ये वृत्त का क्या है, आपके केंद्र है। ये वृत्त का क्या है, आपके देखो केंद्र है। तो वृत्त के जो केंद्र है उसको मैं क्या कर रहा हूँ, पी से भी मिला देता हूँ और क्यू से भी मिला देता हूँ। वृत्त के केंद्र को अपन ने, वो जो है वृत्त का केंद्र है, तो इसको पी से भी मिला दिया और क्यू से भी मिला दिया रचना में। लेकिन देखो यहाँ पर एक उत्पत्ति लिख देते हैं। ठीक है, रचना लिख सकते हो आप चाहो तो। रचना क्या किया अपन ने, ओपी तथा ओ क्यू को मिलाया। मिलाया साहब, एक तो ओ से पी को मिला दिया, ओ से क्यू को मिला दिया। लेकिन देखो एक यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमेय होता है। क्या क्या प्रमेय है सर, बताओ क्या 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 प्रमेय है, बताओ। आप सोच रहे हैं, आपके मन में आ रहा है। तो देखो प्रमेय यह है कि वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर जो कोण बनाया जाता है शेष परिधि पर बने कोण का दुगना होता है, जो कि लिख देते हैं अपन उत्पत्ति में। उत्पत्ति, चूंकि वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण यानी कि बनाया गया कोण, आंतरिक कोण शेष परिधि पर आंतरिक कोण का दुगना होता है। आंतरिक कोण शेष परिधि, शेष परिधि पर, शेष परिधि पर आंतरिक कोण का, आंतरिक कोण का क्या होता है, दुगना, दो गुना होता है या दुगना होता है। दूना भी लिखते हैं इसको, लेकिन दूना खाते से तो जीमने की याद आ जाती है। ठीक है, शादी ब्याह में तो वो नहीं लिखते हैं, चलो दूना से आ जाता है। तो देखो ये वृत्त का ये चाप है, इसके द्वारा ये जो केंद्र पर बना कोण है ये शेष परिधि का दुगना हो जाएगा। यानी कि ये पी ओ क्यू जो कोण होगा पी ए क्यू का दुगना हो जाएगा। इसलिए कोण पी ओ क्यू जो रहेगा वो दो गुना हो जाएगा किसका, पी ए क्यू का। ये केंद्र का कोण है, केंद्र पर बना कोण शेष परिधि बने कोण का दुगना। लेकिन ये भी देखो केंद्र पर बना कोण ये शेष परिधि बना कोण का दुगना, यानी कि ये वाला जो कोण है इसका भी दुगना और इसका भी दुगना है। तथा तथा कोण पी ओ क्यू दो गुना है पी पी क्यू का। लेकिन देखो ये दोनों तो बराबर है, पी ओ क्यू बराबर है साहब। इधर इधर वाले दोनों बराबर है तो इधर इधर वाले भी दोनों बराबर हो जाएंगे। यानी कि आपकी ये दो कोण पी ए क्यू और दो कोण पी बी क्यू भी बराबर हो जाएगा। देखो दो से दो क्या हो जाएगा आपके, कट जाएगा। ठीक है, दो से दो क्या हो जाएगा आपके, कट जाएगा। तो क्या बच जाएगा यहाँ पर, कोण पी ए क्यू बराबर कोण पी बी क्यू। और देखो यही तो सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था। यही क्या सिद्ध करना था कि एक ही वृत्त के खंड में या एक ही वृत्त खंड में बने कोण आपस में बराबर होते हैं। बहुत ही सिंपल लगी सवाल था, बहुत ही प्यारा सिंपल सा सवाल था। चलो इसके अथवा वाला देखते हैं। ठीक है, आप देख सकते हो इसको। कहीं समझ में नहीं आया तो वीडियो जो है डबल आप जो है रिपीट करके देख सकते हो, वापस पीछे करो और फिर आगे चल दो। चलो इसके अथवा वाला प्रश्न आ जाता है। अथवा वाला प्रश्न आपके ये देखो आ गया, हाँ साहब आ गया। सिद्ध कीजिए कि वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण आंतरित, बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण आंतरित करती है। वृत्त की बराबर जीवाएं हैं, ठीक है, बराबर जीवाएं हैं, केंद्र पर बराबर कोण आंतरित करती है। मतलब जीवाएं दे दी उसने, दो जीवाएं क्या दे दी, बराबर जीवाएं दे दी। क्या आपकी क्या हो गया, वृत्त हो गया। ये दो बराबर जीवाएं, एक इधर ले लेते हैं एक इधर ले लेते हैं, कहीं भी ले सकते हो आप। इसको तो नाम दे दी अपन ने ए बी और इसको नाम दे दी चलो पी क्यू नाम दे दी। ये दोनों बराबर है, ये केंद्र पर क्या करती है, बराबर कोण बनाती है। ये अपने को सिद्ध करना है।
ठीक है, ये जीवाएं, ये दोनों जीवाएं क्या है, बराबर है। तो ये दोनों कोण केंद्र पर कोण क्या करती है, बराबर बनाती है। ये अपने को सिद्ध करना है, यानी कि ए ओ बी और पी ओ क्यू दोनों कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। ये अपने को सिद्ध करना है प्यारे दोस्तों। चलो देखो, तो अपने को सिद्ध क्या करना, दिया क्या है, हल देखो, दिया है आपको, दिया है, ठीक है। ओ केंद्र के वृत्त में जीवा ए बी बराबर क्या है, पी क्यू, दोनों जीवाएं बराबर है। ओ केंद्र के वृत्त में जीवा ए बी बराबर क्या है, पी क्यू है। जीवा ए बी जीवा पी क्यू के बराबर है। अपने को सिद्ध क्या करना है, सिद्ध क्या करना है, ये बराबर जीवाएं केंद्र पर क्या करती है, बराबर का कोण बनाती है, यानी कि ए ओ बी और पी ओ क्यू बराबर होगा। कोण ए ओ बी बराबर कोण पी ओ क्यू होगा। ये बराबर कोण बनाती है। चलो भाई, सिंपल सी बात है, इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध कर दो, क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं। तो संगत कोण, इसका भी केंद्र का कोण केंद्र के कोण के बराबर होगा, क्योंकि संगत तो वही होगा। ठीक है, तो अपन दोनों त्रिभुज ले लेते हैं। एक तो उत्पत्ति लिख दी, चलो कौन सा त्रिभुज लिया, त्रिभुज ए ओ बी व त्रिभुज पी ओ क्यू में, इन दोनों त्रिभुजों को अपने को सर्वांग सम सिद्ध करना है। ठीक है, तो देखो ये जीवा ए बी जीवा पी क्यू के बराबर, ये तो दिया है, इसने दिया, देखो जीवा ए बी बराबर पी क्यू, तो अपने लिख दिया इसकी तो ए बी है और इसकी पी क्यू है, बराबर है। ये कहां से लिखा, दिया है। ठीक है, और देखो एक ही वृत्त की त्रिज्याएं क्या होती, बराबर, तो इसकी ओ ए इसकी ओपी के बराबर होगी, ओ बी बराबर ओ क्यू है, सभी बराबर होगी। ठीक है, क्या हो जाएगी आपके, ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ पी बराबर ओ क्यू। ठीक है, ये ओ ए ओ बी ओ पी ओ क्यू बराबर है, यानी कहने का अर्थ है कि इनकी सभी भुजाएं बराबर है। तो इसको कहते हैं साइड 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 सर्वांग समता, साइड साइड साइड, भुजा 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 सर्वांग समता से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग सम। त्रिभुज ए ओ बी, इनमें से आप सोच रहे हो सर संगत भुजा लो ना, संगत ले लो, सभी बराबर है हो, तो किसी को किसी के बराबर बता सकते हो आप। ठीक है, तो अपन ने तो इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम कर दिया सिद्ध। ए ओ बी सर्वांग सम हो गया त्रिभुज पी ओ क्यू के। जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो सीपीसीटी नियम क्या कहता है कि इनके संगत कोण बराबर होंगे, क्योंकि संगत भुजाएं तो बराबर करके ही अपन ने सिद्ध किया। तो इसका केंद्र का कोण इसके केंद्र के कोण के बराबर होगा, यानी कि ए ओ बी बराबर पी ओ क्यू। कोण ए ओ बी बराबर कोण पी ओ क्यू, और यही सिद्ध करना था, देखो यही सिद्ध करना था। ठीक है, दो एक ही वृत्त में दो बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण बनाती, प्यारे लाडो। ठीक है, अतः या फिर यही सिद्ध करना था, डायरेक्ट लिख देते अपन, यही सिद्ध करना था, यही सिद्ध जो है करना था। चलो नेक्स्ट प्रश्न में आ जाते हैं। सर बहुत बड़ा पेपर है, ठीक है, देखो अपन अथवा वाले भी कर रहे हैं, इसलिए आपको बड़ा लगेगा यार। आप जब वहां पे करोगे तो इतना बड़ा नहीं लगेगा, इतनी थकान नहीं होगी आपको, आप चुटकी में कर दो, क्योंकि आपको तो अथवा दोनों में से एक ही करना रहेगा। अपन यहाँ अथवा वाले भी कर रहे हैं, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं दे रखी है, 10 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर है, और उसका परिमाप दिया देखो 42 सेंटीमीटर। हेरो के सूत्र का सवाल है ये। हेरो के सूत्र के सवाल निश्चित रूप से बड़े नंबर में आखिरी आखिरी में यही मिलेंगे, इनसे ही मुकाबला करना पड़ेगा। ठीक है, मुकाबला मुकाबला बोलेला, चलो ये आपको इससे ही करना पड़ेगा। हल देखो आपके, चलो दो भुजाएं दे दी इसने, एक 18 है, चलो एक को ए मान लेते हैं अपन, पहली वाली ए है, ये कितनी दे दी 18 सेंटीमीटर, और दूसरी वाली को बी मान लिया अपन ने जो कि 10 सेंटीमीटर है, और परिमाप दिया देखो इसने, परिमाप
परिमाप, परिमाप को अपन 2s लिखते हैं, यानी कि इसका मान 42 सेंटीमीटर है। तो देखो 2s निकालूंगा, अर्ध परिमाप तो ये 2 इधर जाएगा बटे में, s का मान निकालूंगा तो 42 के बटे में क्या आ जाएगा 2, और 2 से काटूंगा, देखो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, यानी कि 21 सेंटीमीटर आ गया। s का मान भी आ गया। सर एरो के सूत्र में तो तीनों भुजाएं याद होनी चाहिए, एक और भुजाएं ज्ञात करो ना। चलो एक और भुजाएं ज्ञात कर लेते हैं। देखो ये परिमाप दिया है, और परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का जोड़, यानी कि a धन b धन c, और इसका मान तो कितना दिया है, देखो 42। ये परिमाप ही तो है भाई, तीनों भुजाओं का जोड़ ही तो परिमाप होता है, यानी कि a धन b धन c का मान कह दो कि 2s, क्योंकि 2s क्या होता है, a धन b धन c ही होता है। और a का मान देखो, आपके a का मान कितना है 18, b का मान 10, बस c का निकाल लो, ये बराबर 42, क्या आपके 42। देखो 18 और 10 28, प्लस के इधर आए माइनस के 28 हो जाएंगे, इधर क्या बचा c। देखो इधर हासिल लूंगा, 12 में से 8 गया 4, इधर 3 में से 2 गया 14 सेंटीमीटर आएगी। आहा, ओहो, ला ला ला। चलो तीनों भुजाएं आ गई और परिमाप भी आ गया। तो अब हेरो के सूत्र से अपन इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल ही तो पूछा है। तो अतः अतः हीरोन, हीरोन या हेरो के सूत्र से, हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल, कौन सा फल, क्षेत्रफल, ये कौन सा फल है, तो भाई ये आपके नंबर लाने वाला फल है, ठीक है, बड़े नंबर वाला है। चलो हेरो का सूत्र क्या होता है, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये हो गया, ठीक है, एस माइनस सी। चलो ये आ गया आपके बराबर, ऐसे लगा दिया। चलो एस और इनके सबके मान लिखते सर, ये अंडर रूट, ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट, अंडर रूट, अंडर रूट यानी कि रूट के अंदर क्या है, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। देखो एस का मान अपन ने कितना निकाला, देखो 21, तो सभी एस की जगह 21 लिखेंगे, यहाँ भी 21, यहाँ भी 21, यहाँ भी 21, यहाँ भी 21। तो चलो पहले ही एस की जगह 21 लिख दिया, फिर ब्रैकेट बनाया, फिर दूसरा एस आया, इसकी जगह भी 21 लिख दिया, माइनस ए आया, ए का मान 18, फिर एस की जगह 21 लिख दिया, माइनस बी का मान देखो 10, बस, नहीं नहीं सर, फिर एस आया, एस की जगह 21, माइनस सी आया, देखो सी का मान 14 निकाला था तो 14 लिख दिया। यहां पर देखो 21, चाहो तो आप गुणनखंड करके लिख सकते हो डायरेक्ट, 21 होता है, देखो तीनों सात तो 21, और देखो 21 में से 18 घटाओ, 18 तो 20, एक 21 में 3 बच्चा, ठीक है। यहां देखो 21 में से 10 घटाएंगे तो 11 बच जाएंगे, और यहाँ देखो 21 में से 14 घटा तो 7 दून 14, 7 या 21 हो रहा है। और वर्गमूल के अंदर कोई भी संख्या का युग्म है तो एक बाहर आ जाता है, तो देखो यहाँ पर 3 गुणा 3 का एक युग्म तो ये है, और एक 7 गुणा 7 का युग्म बाहर जाएगा, एक युग्म, अंदर कौन बच रहा है 11, और तीनों सात तो 21, अंडर रूट के आ गया आपकी 11 सेंटीमीटर वर्ग आ गया, ठीक है। अतः 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 त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल 21 अंडर रूट 11 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। देख लो भैया, आंसर देख लेना, नहीं तो फिर बहुत सारे गाँव ले होते लट्ट लेके आ जाए, और रमेश यार सही नहीं आया तो फिर देख लेना भैया आप, है ना। यहाँ पर देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में आ जाते प्यारे बच्चों, ठीक है। इसका अथवा वाला देख लो, ये भी हीरो हीरोइन का ही सूत्र का सवाल है, लेकिन ये ज्यादा सही है, देखो सरल बहुत है, गजब का सरल है सर, बहुत सरल सिंपल सा। चलो यहाँ पर क्या आ जाता है, एक त्रिभुजाकार खंड की भुजाओं का अनुपात दे दिया है, भुजाओं का, त्रिभुजाकार खंड है, त्रिभुज जैसा खंड है, सब खंड खंड क्या कर रहा है भाई तू, खंड खंड क्या कर रहा है, सीधा बोलना त्रिभुज है
है ना, बस बेवकूफ बना रहा। त्रिभुजाकार खंड है मतलब त्रिभुज ही है। उसका परिमाप दे दिया, देखो 300 मीटर है, तो भूखंड का क्षेत्रफल पूछ लिया। भाई ये भूखंड है, त्रिभुजाकार भूखंड है। भूखंड कौन सा, भूमि का खंड कौन सा, त्रिभुजाकार, त्रिभुज जैसा खंड सा। ये इस प्रकार से त्रिभुजाकार भूखंड है। लेकिन देखो इसकी तीनों भुजाएं दे रख, अनुपात दिया है इसने, भुजाएं नहीं दी है, तो अपने को भुजाएं माननी पड़ेगी। एक्स मानकर भुजाएं मान लो आप, ठीक है। पहली भुजा ए मान लेते हैं हल में। एक तो भुजा ए होती है, ए का मान 3x मान लिया अपन ने, 3x मीटर। फिर दूसरी बी है और वो 5x मीटर मान ली अपन ने। और तीसरी सी है, और सी को अपन ने 7x मीटर मान लिया, ठीक है। ये अपन ने मान लिया साहब। लेकिन देखो परिमाप दिया उसने 300 मीटर। आहा, परिमाप 300 मीटर दिया है, परिमाप से अर्ध परिमाप निकालते हैं। देखो परिमाप इसने दिया है, परिमाप को 2s लिखते हैं, और ये 300 मीटर दिया है। तो देखो ये 2 इधर आएगा इसके बटे में, क्योंकि गुणा में है, तो ये इस बराबर आ जाएगा 300/2। यानी 2 का भाग देने से तो आधा हो जाएगा, और 300 का आधा तो 150, यानी कि 150 मीटर। ये साहब एक्स का मान भी है, एस का मान भी आ गया। सर एबीसी निकालो फटाफट। तो देखो परिमाप है, ये क्या है, इसका परिमाप। और परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का जोड़, यानी कि ए बी और सी का जोड़। यानी कि ए का मान तो क्या है 3x, प्लस बी का मान क्या है 5x, प्लस सी का मान क्या है 7x। परिमाप तो दिया है इसने कितना 300। तो देखो 7 और 3 10 और 5 15, 15x हो गया है। तो 15x बराबर कितना आ गया 300। ये 15 इधर जाएगा बटे में, यानी 300 के बटे में क्या आ रहा है प्यारे दोस्तों 15, 15 दूना 30 और 0। अरे x का मान 20 आ गया। लेकिन x का थोड़ी पूछा है उसने, तो अपने को क्या पूछा है, भूखंड का क्षेत्रफल। तो पहले एबीसी निकालना पड़ेगा। और ए क्या था देखो 3x, बी क्या था 5x, और सी क्या था आपके 7x। 3 तो ऐसे लिख दिया, 5 ऐसे लिख दिया, 7 ऐसे लिख दिया। x का मान 20 है, तो यहाँ भी 20, यहाँ भी 20, और यहाँ भी 20 लिख दिया। देखो 3 दूना 6 यानी कि 60 मीटर आ गया है। तो 5 दूना 10 यानी कि 100 मीटर आ गया। 7 दूनी 14 140 मीटर आ गया। ये आपके तीनों भुजाएं भी आ गई, इसकी तीनों भुजाएं भी आ गई, एस भी आ गया। अब क्या निकालना पड़ेगा, भूखंड का क्षेत्रफल, त्रिभुजाकार भूखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। तो अतः हीरोन के सूत्र से, अतः हीरोन के सूत्र से भूखंड का क्षेत्रफल, देखो अभी हाल लगाया ही था अपन ने, अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, और एस माइनस सी। देखो एस का मान अपने कितना आया, देखो 150, तो यहाँ भी अपन 150 लिखे। फिर यहाँ भी एस की जगह 150 लिखा। फिर ए आया, ए का मान 60 लिख दिया। फिर एस की जगह 150, बी का मान अपन ने कितना निकाला था 100, तो यहाँ लिख देंगे अपन 100। फिर एस की जगह 150, फिर आया सी का मान 140 है देखो आपके, तो 140 लिख दिया। यहां पर देखो आपके, ये आपके 150, ठीक है। फिर यहां देखो 150 में से 60 घटाएंगे तो 90 बच रहा है। देखो 150 में 100 गया 50, 150 में से 140 गया 10। तो देखो दो दो के युग्म में से एक एक तो अपन वैसे ही बाहर निकाल लेते हैं, तो अपन सिंपल सी बात है। तो देखो जीरो को अपन डायरेक्ट, जितनी भी जीरो है आधी जीरो का युग्म बन जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो कितनी जीरो, देखो 1 2 3 4 जीरो, तो आधी जीरो यानी कि 100 बाहर निकल जाएगा, 2 जीरो बाहर निकल गई। अब अंदर कौन बचा, यहाँ पर तो 15 बचा है साहब, तीनों 5 15,
और ये 9 बचा है, 3 3 9। और यहाँ कौन बच्चा, 6 बच्चे, यहाँ कौन बच्चा 5। यहाँ देखो अब ये 100 तो पहले से ही बाहर था। देखो 3 का एक युग में से एक 3 बाहर, 5 का एक युग में से एक 5 बाहर, अंदर कौन बचा 3। तो देखो 5 3 15 और 15 एकम 15 और ये 2 जीरो लगा दी तो 1500 वर्गमूल 3 क्या हो जाएगा मीटर का वर्ग। ये आ गया आपके देखो आंसर। ठीक है, तो अतः त्रिभुजाकार भूखंड का क्षेत्रफल, अतः भूखंड का क्षेत्रफल 1500 वर्गमूल 3 मीटर वर्ग होगा। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न था प्यारे दोस्तों। चलो नेक्स्ट आ जाता है, देखो आपके 23वां था ना ये। तो देखो प्यारे दोस्तों ये आपके 23वां लास्ट प्रश्न था, ये हो गया लास्ट में। इसने आकर जो है बड़ा प्रश्न डाला है, बड़ा कुछ नहीं था, बस कैलकुलेशन बड़ा था। प्यारे दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना नहीं दोस्तों, तभी आपके पास नए नए वीडियो आएंगी। क्लियर। और आप ऐप इंस्टॉल करना चाहते हो, ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हो और उसमें फ्री वाले भाग में जाकर सारा मटेरियल मिल जाएगा। 2023 24 25 के पेपर भी मिल जाएंगे, आप वहां जाके डायरेक्ट हल कर सकते हो। ठीक है, इधर उधर ढूंढना नहीं पड़ेगा। नहीं तो आप जो है यूट्यूब पर भी जो है फास्ट लर्न चैनल ढूंढ कर जो है उसमें प्ले लिस्टें बना कर मैंने सारे वीडियो अपलोड कर रखे, आप देख सकते हो। ठीक है, आप मैं क्या कहता हूँ, आपके सोमवार को परीक्षा है, ठीक है, मध्य प्रदेश बोर्ड क्लास 9th की, तो आप 23 24 25 का पेपर जरूर देख कर जाए, उनमें सबसे ज्यादा सवाल आपके आने वाले हैं। ये बहुत अच्छे नंबर लिए आपको बेस्ट ऑफ लक सभी बच्चों को। जय श्री महाकाल दोस्तों।